हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल, उसका जो है ना डिमेरिट्स देख रहे थे। तो डिमेरिट्स में हम लोग देख लिए थे 2 पॉइंट। पहला पॉइंट था कि क्या होता है, चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड रहता है तो एनर्जी लूज़ करता है। एनर्जी लूज़ करता है तो क्या होता है, रेडियस जो है ना उसका ऑर्बिट का साइज छोटा होते जाएगा और जो है ना न्यूक्लियस में समा जाएगा। ठीक है, तो एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, जो कि बोल रहा था रदरफोर्ड करेगा। दूसरा जो पॉइंट था कि अगर ठीक है ना एक ऑर्बिट ले रहे हैं, ठीक है, ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन को स्टैटिक रख लें तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, से न्यूक्लियस खींच लेगा। ठीक है, तो ये भी ना है, ये एटम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तीसरा जो डिमेरिट्स है ये क्या ना, इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बता नहीं पाया कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसे होगा एटम में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा। ठीक है, बहुत सारा चीज़ ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये सब डिमेरिट्स के कारण जो है ये थ्योरी सक्सेसफुल हो नहीं पाया। ठीक है, तो नया नया थ्योरी आगे आएगा, बोर्ड का आएगा। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले क्या करते हैं ना, ये ड्रॉबैक्स का जो 3 पॉइंट है वो आपको लिखा देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको फिर नया हम जो है थोड़ा सा वेव के बारे में देखेंगे यहाँ पे। तो पहले तीनों पॉइंट आपको लिखना है यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ड्रॉबैक का पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना, नोट डाउन करना है इसको। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, कॉमा चार्ज पार्टिकल्स, कॉमा चार्ज पार्टिकल्स व्हेन एक्सेलरेटेड, चार्ज पार्टिकल्स व्हेन एक्सेलरेटेड should emit electromagnetic radiation, should emit electromagnetic radiation. Therefore an electron in an orbit therefore an electron in an orbit will emit radiation, the energy carried by radiation, the energy carried by radiation comes from electronic motion, full stop. The orbit will thus continue to shrink, ठीक है ना, shrink SHRINK, shrink, continue to shrink, छोटा होते जाएगा। ठीक है, बट दिस डज नॉट हैपन, बट ये होता नहीं है। फिर से इसको एक बार बोल देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेटेड should emit electromagnetic radiation. Therefore an electron in an orbit will emit radiation, comma the energy carried by radiation comes from electronic motion, full stop. The orbit will thus continue to shrink, but this does not happen. दूसरा पॉइंट इसका लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, if the electron is stationary, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, if the electron is stationary then the nucleus will attract each other, so nucleus will not be stable, ठीक है, सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसमें हम लोग, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, it does not say about the electronic structure of atoms, it does not say about the electronic structure of atoms, that is how the electrons are distributed around the nucleus, and what are the energies of these electrons, और इसका एनर्जी क्या होगा। ठीक है ना, इसको कुछ बताया नहीं। तो ये जो था, ठीक है, हम लोग का जो ना ये ड्रॉबैक्स था। उसके बाद आगे जो है ना बोर थ्योरी हम लोग देखेंगे। उसके पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं यहाँ पे वेव के बारे में, फिर इसका भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे।
तो इसमें क्या है ना, वेव के बारे में अब हम लोग को थोड़ा सा समझना है। इसका जो है यहाँ पे जो है ना यूज़ आएगा आगे चल के, मतलब एटॉमिक में तो पूरा यूज़ रहेगा इसका। क्वेश्चंस जो है ना रिलेट करके पूछता है, तो बेसिक्स थोड़ा पता होना चाहिए इसमें कि वेव क्या होता है, वेव का प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, जैसे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब देखते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हेडिंग देना है सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव, ठीक है ना। हेडिंग देना है सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव, और जो है ना अभी बस समझना है, ठीक है। डेफिनेशन तो हम यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी सब हम पॉइंट वाइज लिखा देंगे, ठीक है। पहले अभी आपको समझना है कि होता क्या है एक्चुअली ये चीज़, ठीक है। तो वेव पहले क्या होता है, फिर ये प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, सबको हम लोग डिफाइन करेंगे, समझेंगे, और उसका जो भी फार्मूले जो है ना फार्मूला जो भी आएगा उसको एक बार लिख लेंगे, ठीक है। और ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चन इससे नहीं बनता है, फिर भी जो है ना क्वेश्चन थोड़ा बहुत देख लेंगे हल्का फुल्का, ज़्यादा इसमें कुछ टफ नहीं बन पाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड जो है ना बहुत सारा टफ बनता है, वो आगे कराएंगे, ठीक है ना। हर तरह का क्वेश्चन आपको कराएंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। वेव हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वेव होता क्या है। पहले समझते हैं वेव होता क्या है, उसके बाद उसके प्रॉपर्टी को समझेंगे, ठीक है। तो वेव हम लोग क्या कहेंगे, देखिए सिंपल डिफिनीशन यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तरह का डिस्टर्बेंस है, ठीक है, जो ओरिजिनेट करता है किसी वाइब्रेटिंग सोर्स से, और जो है ना कंटिन्यूस सीक्वेंस में जो है ना आगे मूव करते जाता है। अल्टरनेटिव जो है ना क्रेस्ट, ऊपर वाला को क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं, ठीक है ना, इस फॉर्म में, ठीक है। मतलब ये बेसिक डिफिनीशन है, डिफिनीशन याद रहे तो अच्छी बात है, ठीक है, याद रहना भी चाहिए, ठीक है। बेसिक चीज़ है, हर चीज़ आएगा, फिजिक्स में भी पढ़ना होगा आपको। तो वेव क्या आता है ना, जैसे हम लोग नॉर्मल देखते हैं, ठीक है ना, कोई पॉन्ड है, उसमें हम लोग स्टोन जो है थ्रो करते हैं, तो स्टोन थ्रो करने पे क्या होता है ना, वहाँ पे एक, ठीक है, वो एक तरह से वाइब्रेटिंग सोर्स वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, और उसके कारण क्या होता है जो है ना पार्टिकल वहाँ पे जो है ना मूव करना स्टार्ट कर देगा। वो जब मूव करना स्टार्ट करेगा तो इस फॉर्म में मूव करेगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है ना, इस तरह से मूव करते रहेगा, ठीक है। तो अगर वाइब्रेटिंग सोर्स के कारण कोई डिस्टरबेंस पैदा हो जाए, ठीक है ना, और डिस्टरबेंस जो है कंटिन्यूस आगे मूव करते रहे क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में, तो इसको हम लोग कहते हैं वेव। यानी जो ये डिस्टरबेंस पैदा हुआ, ठीक है ना, इस डिस्टरबेंस को हम लोग कहेंगे वेव। यानी वेव जो है एक तरह का डिस्टरबेंस है जो वाइब्रेटिंग सोर्स के कारण पैदा होता है, ठीक है ना, जो कि मूव करता है, ठीक है, आगे, ठीक है ना, आगे के डायरेक्शन में या जिधर भी, ठीक है। अगर जिस डायरेक्शन से मारेंगे, ठीक है ना, स्टोन को, तो उसके आगे के डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे जो है ना इस डायरेक्शन में मान रहे हैं, तो उस जो है ना उस डायरेक्शन में मूव करेगा क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में, क्रेस्ट ट्रफ के फॉर्म में, क्रेस्ट ट्रफ के फॉर्म में, इस तरह से मूव करेगा। तो ये बेसिक डिफिनीशन है वेव का, कि किसी वाइब्रेटिंग सोर्स के कारण जो होता है एक तरह से क्या होता है कि डिस्टर्बेंस पैदा होता है जो क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में मूव करते रहता है। हल्का फुल्का शायद 9th-10th में भी पढ़ना है इसको। प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ हम लोग बात करते हैं वेवलेंथ का, ठीक है ना। तो वेवलेंथ सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ है। तो वेवलेंथ क्या होता है, यहाँ पे जैसे ये वेव जो है ना मेरा जा रहा है, वेव ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ये वेव जो है ना मूव कर रहा है। तो अब यहाँ पे वेवलेंथ क्या होता है, तो वेवलेंथ क्या होता है जैसे यहाँ से जो है, ठीक है ना, यहाँ से ऊपर गया तो ये जो है ना एक तरह से ये ऊंचाई वाला जो पोर्शन हो गया तो एक तरह से क्रेस्ट हो गया। ये नीचे आएगा तो नीचे वाला जो है गया ना ये खाई टाइप का हो गया, तो खाई वाले को हम लोग कहते हैं ट्रफ, ठीक है। सिमिलरली ये क्रेस्ट आएगा, ट्रफ आएगा, एक जो है ना सिमिलर जो है मूवमेंट आएगा यहाँ पे, इस तरह से सेम आगे जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले वेवलेंथ डिफाइन करेंगे। तो वेवलेंथ क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव जो है ना क्रेस्ट के बीच में, या दो कंसेक्यूटिव जो है ना ट्रफ के बीच में, या फिर दो नेबरिंग, ठीक है ना, क्रेस्ट के बीच में, या दो नेबरिंग ट्रफ के बीच में, ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक जो जाएंगे तो ये दोनों का बीच का डिस्टेंस है ना, ये वेवलेंथ लैम्डा होगा। सिमिलरली यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ठीक है ना यहाँ तक जाएंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा मतलब वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ बस कुछ नहीं है, दो जो है ना कंसेक्यूटिव या नेबरिंग क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, या दो नेबरिंग जो है ना ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। तो ये वेवलेंथ हो गया। इसको जो है ना हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ है, ठीक है ना, एक तरह से लेंथ बता रहे हैं। तो लेंथ क्या होगा, सेंटीमीटर में, मीटर में, नैनोमीटर में, ठीक है। जनरली नैनोमीटर एंगस्ट्रम में आएगा। तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर, ठीक है ना, ये तो 9th-10th में पढ़ना है। तो 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 10⁻10 मीटर। तो ये दोनों ज़्यादा यूज होगा, एंगस्ट्रम एंड नैनोमीटर।
ठीक है। तो इसको जो है ना जैसे लिख सकते हैं, एक एंगस्ट्रम कहीं दिखा हुआ होगा मतलब हम लोग समझेंगे 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर कहीं लिखा हुआ है तो मतलब समझेंगे 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में इसी फॉर्म में देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एंगस्ट्रम में दिया हुआ क्वेश्चन में, तो एंगस्ट्रम में या फिर नैनोमीटर में क्वेश्चन में देता है। तो पहला चीज़ है वेवलेंथ क्या होता है, सेकंड जो है ना फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव का फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे बताएंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव क्या होता है कि अगर कोई वेव, ठीक है ना, अगर कोई वेव किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को कितने बार क्रॉस करता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर मीडियम में पर यूनिट टाइम में। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव क्या हुआ कि कोई वेव किसी पर्टिकुलर पॉइंट को कितने बार क्रॉस करता है किसी पर्टिकुलर मीडियम में पर यूनिट टाइम या पर यूनिट सेकेंड। ठीक है, इस तरह से बता सकते हैं। यानी फ्रीक्वेंसी जो हो गया, ये जो होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज में। ठीक है, लिखना कुछ नहीं है, लिखा देंगे सिस्टमेटिक वे में। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, कोई वेव किसी पर्टिकुलर पॉइंट को कितने बार क्रॉस कर रहा है, अगर वो पॉइंट किसी मीडियम में रखा हुआ है पर यूनिट टाइम बताएंगे या पर यूनिट सेकेंड बताएंगे। फ्रीक्वेंसी में अगर हम लोग देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी का एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आता है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है हमेशा क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट जाएगा ना, सी हो। ठीक है, तो कांस्टेंट सी हो गया, तो एक रिलेशनशिप हो गया न्यू इजकल टू सी बाई लेमडा, या फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सी इजकल टू न्यू लेमडा। ठीक है, ये एक तरह से रिलेशनशिप आ गया हमारा। तो ये एक रिलेशनशिप यहाँ क्रिएट होता है फ्रीक्वेंसी के कारण। ठीक है ना, नेक्स्ट जो है, ठीक है, वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा। ठीक है ना, नॉर्मली जो हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव पर यूनिट सेकेंड। ठीक है, पर यूनिट टाइम या पर यूनिट सेकेंड जो बताएंगे वो वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी जो यहाँ पे बात करेंगे सी इजकल टू न्यू लेमडा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सी इजकल टू न्यू लेमडा बता देंगे यहाँ पे वेलोसिटी। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वेव नंबर की बात करेंगे। तो वेव नंबर हम लोग का क्या होता है, बेसिक चीज़ें, ये सब कुछ ज़्यादा उतना टिपिकल नहीं है, बस एक दो फार्मूला यहाँ पे है उसको याद रखना है। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, वेव नंबर को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट डिस्टेंस। नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट डिस्टेंस, यानी जो है ना पर यूनिट डिस्टेंस में कितना वेवलेंथ होगा, या नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहीं कहीं पे सेंटीमीटर से रिलेट कर देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट जनरल मान सकते हैं, पर यूनिट डिस्टेंस से हम लोग मान सकते हैं। तो पर यूनिट डिस्टेंस में जो है कितना वेवलेंथ होगा, तो वेव नंबर को जो है ना हम लोग वेव नंबर न्यू बार से दिखाते हैं। ठीक है, न्यू बार जो होता है ये होता है 1/λ। ठीक है, तो न्यू बार जो फॉर्मूला जो डिफाइन कर रहे हैं जिस तरह से, तो डिफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग जो इसका फॉर्मूला रिलेशनशिप आता है न्यू बार इजकल टू 1/λ। ठीक है, और ये यहाँ पे देखिए 1/λ इजकल टू क्या हो गया, न्यू बाई सी। ठीक है, 1/λ इजकल टू क्या होगा, न्यू बाई सी। ठीक है, तो ये न्यू बाई सी हो जाएगा। तो ये एक जो है ना फॉर्मूला आ गया किसका, वेव नंबर का। वेव नंबर इजकल टू 1/λ इजकल टू न्यू बाई सी। नेक्स्ट जो है एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया। ठीक है ना, एम्पलीट्यूड क्या होता है ना, हाइट ऑफ द क्रेस्ट। ये क्रेस्ट है तो ये जो हाइट हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट हुआ ये हाइट। ठीक है, या डेप्थ ऑफ द ट्रफ, यानी यहाँ से लेके जो यहाँ तक हुआ। ठीक है, ये डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड ए। ठीक है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइट ऑफ द क्रेस्ट एंड डेप्थ ऑफ द ट्रफ। ठीक है, दोनों जो है एक तरह से क्या है, एम्पलीट्यूड हुआ, दोनों सेम ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ना सिमेट्रिकल है चीज़ें। तो ये 5 चीज़ है, 5 बेसिक चीज़ है जिसको जो है ना दिमाग में रखना ज़रूरी है, अभी आगे आएगा। ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें का बराबर यूज होगा यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो एक बार जो है ना ये देख लीजिए। हाँ, तो सबको समझा दिया मैंने। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा भी टफ बनेगा नहीं, क्वेश्चन बहुत सिंपल यहाँ पे आएगा कि फॉर ए फोटोन, जैसे हम क्या करना है कि ये जो रिलेशनशिप मेरे पास है, ठीक है ना, ये रिलेशनशिप है, किसी को लिखना नहीं है अभी, हम जो है ना इसको लिखा देंगे सिस्टमेटिक वे में, या फिर ये रिलेशन है या फिर ये रिलेशन है। ठीक है, इसके बेसिस पे ही जो है ना क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, उसको हम लोग देखेंगे। पहले जो है इसको लिख लेते हैं। तो एक बार जो है ना इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका डिफिनीशन लिखना है सबको।
ठीक है ना। तो डिफिनीशन लिखा हुआ है, यही डिफिनीशन जो है ना सबको कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे वेवलेंथ के बारे में लिखना है। तो वेवलेंथ का हम लोग लिखेंगे, ठीक है। वेवलेंथ को लिखना है, यहाँ पे डिफाइन करेंगे वेवलेंथ को। तो वेवलेंथ में लिखेंगे, ठीक है, इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन, वेवलेंथ में लिखेंगे इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है ना। बेसिक सा चीज़ है, बस दिमाग में ये सब होना चाहिए इसलिए बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग, इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग, ठीक है, या टू कंसेक्यूटिव, टू नेबरिंग ट्रफ्स, ठीक है ना, टू नेबरिंग ट्रफ्स और क्रेस्ट्स, ठीक है ना, और क्रेस्ट्स, ठीक है ना, टू नेबरिंग क्रेस्ट और ट्रफ्स, ठीक है। एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स, इट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स फॉर लेंथ, यूनिट फॉर लेंथ, इट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट फॉर लेंथ, ठीक है ना। अब लेंथ का यूनिट है तो क्या क्या होगा, तो ये यहाँ पे बता देंगे एग्जांपल में, सेंटीमीटर, मीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम, ठीक है। और एक एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है इतना, एक नैनोमीटर इक्वल टू होता है इतना, ठीक है ना। तो ये दिमाग में बस रखना है और कुछ नहीं है, बस इसमें इतना ही था। वेवलेंथ क्या होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस। दूसरा लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज द नंबर ऑफ टाइम्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज द नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स वेव पासेस थ्रू, नंबर ऑफ टाइम्स वेव पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट, वेव पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट in a medium, wave passes through a given point in a medium, in a medium in 1 second, in a medium in 1 second, and is expressed in, and is expressed in cycle per second, and is expressed in cycle per second, CPS, ठीक है ना, cycle per second CPS, और हर्ट्ज, ठीक है। साइकिल पर सेकेंड ब्रैकेट में लिख लेंगे CPS, और हर्ट्ज, ठीक है ना, HERTZ, हर्ट्ज, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे HZ। तो ये था। इसमें जो है एक नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, इसमें नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी में नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, inversely proportional to its wavelength, frequency of wave is inversely proportional to its wavelength, inversely proportional to its wavelength। इसके बाद है ना यहाँ पे लिखेंगे frequency is inversely proportional to wavelength, ठीक है। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली का साइन है, 1 by लिखा हुआ है, inversely proportional हो गया, इक्वल टू न्यू इक्वल टू C by lambda, या फिर उसके बाद जो है ना इसको आगे बढ़ा के लिख लेंगे C इक्वल टू न्यू lambda, ठीक है। तो यहाँ तक लिखना था फ्रीक्वेंसी में। थर्ड पॉइंट लिखेंगे वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी का तो सिंपल डिफिनेशन है द डिस्टेंस ट्रेवल बाई, फिजिक्स में नहीं जाना, डिस्टेंस और जो है ना डिस्प्लेसमेंट उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे, नॉर्मल जो है, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द वेव इन 1 सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। तो ये हो गया, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ पे लिख लेंगे C इक्वल टू, ठीक है ना, न्यू लैम्डा, यहाँ पे सीधे इस चीज़ को लिख लेंगे। चौथा पॉइंट जाएंगे 4 पॉइंट वेव नंबर, वेव नंबर न्यू बार, वेव नंबर लिखेंगे न्यू बार, इसको डिफाइन करेंगे, 1 लाइन का इसका भी डिफिनेशन है। इट इज़ डिफाइंड एज द, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर। उसके बाद है ना ये लिख लेना है न्यू बार इक्वल टू 1 by lambda इक्वल टू न्यू बाई C, ठीक है। यहाँ से आ गया 1 by lambda इक्वल टू कितना होगा, 1 by lambda इक्वल टू न्यू, और नीचे में चला जाएगा तो C, तो न्यू बाई C, ठीक है। इस चीज़ को लिख लेना है यहाँ पे। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड में लिखेंगे हम लोग इट इज़ द हाइट ऑफ द क्रेस्ट, इट इज़ द हाइट ऑफ द क्रेस्ट ये, और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, and is denoted by, and is denoted by a small a, and is denoted by a small a,
ठीक है ना, डिनोटेड बाई स्मॉल ए। तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब जो है एक क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को बनाना है। तो फॉर ए फोटोन हैविंग वेवलेंथ, ठीक है ना, फॉर ए फोटोन हैविंग वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है वेव नंबर। वेव नंबर क्या है, न्यू बार, फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू। तो ये बताना है। तो आप लोग जो है, ठीक है, वीडियो पॉज कर लो और 1-2 मिनट जितना भी टाइम लगे इसको बनाना है और आंसर जो है ना बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं इसका जो है ना आंसर बता देता हूँ। वो तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे क्या निकालना है, वेव नंबर निकालना है। तो वेव नंबर क्या था मेरे पास, न्यू बार है, ठीक है। तो न्यू बार जो होगा यहाँ पे, न्यू बार इक्वल टू क्या है, 1/λ। न्यू बार इक्वल टू 1/λ, ठीक है। तो 1/λ यानी 1/2000 इक्वल टू 1/2000 एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम में हम लोग क्या देखें, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू ये 3 चला जाएगा 10⁻3, मतलब ये 10⁻3 हो जाएगा इंटू 10⁻−10। तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे ना, 3 और -10 कितना हो जाएगा, -7। तो ये यहाँ पे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻- जो है, अब ये जो है ना -7 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो +7, ठीक है। ये ऊपर लिख रहे हैं इंटू, इसको ऐसे लिख देते हैं इंटू 10⁻7। और देखिए इसमें इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 10/2 इंटू 10⁻6 जो है 6, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻6, इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे जो है ना किसकी बात कर रहे थे, न्यू बार की, ठीक है ना। तो 1 यहाँ पे क्या आ रहा है, लेमडा था, तो लेमडा का क्या यूनिट होगा यहाँ पे मीटर में, यहाँ पे मीटर में, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आ गया। दूसरा जो था ना फ्रीक्वेंसी निकालना था, दूसरा जो निकालना है फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो इसमें भी फार्मूला लगाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगाएंगे, हम लोग को क्या दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ क्या पता है, वेवलेंथ दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c/λ, न्यू इक्वल टू c/λ, ठीक है। तो c का वैल्यू कितना होता है 10⁻³ इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई वेवलेंथ दिया हुआ है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। ये मीटर, ये जो है ना कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो 15, ठीक है ना यहाँ पे, और यहाँ पे कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा पर सेकेंड यूनिट, मीटर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये बना सकते हैं, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन है तो बना सकते हैं, बहुत आसान है, बस फार्मूला यूज़ कर लेना है और यूनिट का ध्यान देना है। यूनिट का ध्यान देना बहुत ही कंपलसरी है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो यूनिट जो है ना हमेशा ध्यान देना है यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। अब आगे जो है हम लोग बात करते हैं, तो ये बेसिक चीज़ है, ये पता होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं। आगे ये सब चीज़ों का बराबर जो है कुछ भी पढ़ेंगे ना, तो ये वेव नंबर, वेव लेंथ, खासकर वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब तो एकदम कॉमन है, आएगा ही आएगा। इसके बाद जो है प्लांक्स का भी थ्योरी पढ़ेंगे, तो वो भी जो है ना वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी यही सबसे स्टार्ट करेगा। तो ये इसलिए ये बहुत बेसिक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एटॉमिक नंबर और ये सब चीज़ें थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एटॉमिक नंबर पहले क्या होता है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोबार्स, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, जो भी है इसको हम लोग बारी बारी से समझते हैं आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर, तो कोई भी एलिमेंट लेंगे, तो कोई भी एलिमेंट लेंगे ना, तो उसमें जो एटॉमिक नंबर होगा उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। कोई भी एटम लेंगे तो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। जैसे कार्बन की ही बात करेंगे C, ठीक है, ये जो है ना कार्बन का ये एटॉमिक नंबर बताता है 6, यानी 6 नंबर ऑफ उसके पास क्या है, प्रोटॉन है। तो ये जो हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होगा एटॉमिक नंबर बताएगा। तो कोई भी एटम ले लेंगे, उसका जो भी एटॉमिक नंबर है उतना ही, जो जितना ही प्रोटॉन है उसके पास वही उसका एटॉमिक नंबर है।
जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन का कितना होता है 7 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, ये इधर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ठीक है, तो इतना ही प्रोटॉन होगा, यानी 7 प्रोटॉन है तो 7 एटॉमिक नंबर। दूसरा जो है मास नंबर, ठीक है। मास नंबर की बात करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास नंबर में क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स तो लास्ट क्लास में बताया था, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। यानी कि यहाँ पे ये भी लिखना नहीं है, ठीक है, इसको हम जो है ना एक बेसिक 1 लाइन डेफिनेशन, 1 लाइन 2 लाइन डेफिनेशन जो है ना सबको बता देंगे। अभी समझना है कि होता क्या है एग्जैक्टली, होता क्या है इसको समझना है। तो इस केस में हम लोग देखेंगे तो न्यूक्लियॉन्स क्या होगा, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लास्ट क्लास में बताया था हम लोग, न्यूक्लियॉन्स क्या हो गया, न्यूक्लियॉन्स जो होगा इक्वल टू, ठीक है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है, लास्ट क्लास में बताया था। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होगा वो उसका मास नंबर कहलाएगा। इतना आई थिंक 9th-10th में जो है ना पढ़ना है, तो मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा मेरे ख्याल से। तो 12 जो होता है ये इसका टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, तो मास नंबर इसका 12 होगा, इसका जो है ना 14 होगा। उस तरह से सबका हम लोग बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हो सकता है जो है ना बहुत लोगों का नहीं आता होगा, या कुछ को 1-2 आता भी होगा। यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे ना, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है सबसे कम पूछता है, लेकिन पूछने का चांस रहता है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है, इसी में जो है ना एक्चुअली कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे करा देगा, ठीक है। आप अगर यूनिट पुट नहीं करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। छोटा सा आसान सा क्वेश्चन देगा, बस यही फार्मूला पुट करने का भी दे सकता है, देता भी है। और अगर यूनिट सही नहीं पुट किया तो आंसर गलत आ गया, आपका नेगेटिव नंबर आ गया, तो आसानी से जो है ना आपको यहाँ पे फंसा सकता है। तो बस यूनिट का ध्यान देना है, इसमें बाकी कुछ है ही नहीं इस तरह से। यहाँ पे अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर हम लोग देख लिए। यहाँ पे क्या हो गया, आइसोटोप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइसोटोप से हम लोग देखते हैं कि आइसोटोप क्या होता है। तो आइसोटोप क्या हो गया, ठीक है। अगर एटम्स की बात करें, ठीक है ना, तो एटम्स में अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, अगर कोई 2 एटम है या 3 एटम है या उससे ज़्यादा है, अगर उसका एटॉमिक नंबर सेम हो जाए बट मास नंबर डिफरेंट रहे, अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाए बट मास नंबर डिफरेंट रहे, तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन में, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, बट मास नंबर क्या हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया और इसका 3 हो गया। हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है और ये ट्रिटियम है, ठीक है। तो मास नंबर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया यहाँ पे, तो उसको हम लोग आइसोटोप कहते हैं, ठीक है ना। एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो जाए बट मास नंबर क्या रहे, अलग अलग रहे, डिफरेंट रहे, तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। मतलब ये 1H1 मतलब हाइड्रोजन जो है 1H2 ड्यूटेरियम का क्या है ना आइसोटोप है, 1H3 ट्रिटियम जो है इसका भी जो है क्या आइसोटोप है। यानी ये तीनों एक दूसरे का क्या है, ठीक है, सब एक दूसरे का क्या है, तीनों आइसोटोप्स है, ठीक है। सिमिलरली अलग एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो कार्बन में हम लोग लेंगे C12, C13, C14। तो इस केस में क्या है ना, एटॉमिक नंबर सब में सेम है, 666। तो एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, मास नंबर क्या हो गया 12, 13, 14। तो मास नंबर डिफरेंट है ना, तो सब एक दूसरे का क्या हो गया, आइसोटोप्स हो गया। यानी जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहे बट मास नंबर अलग अलग रहे, डिफरेंट रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स। सिमिलरली यहाँ पे नाइट्रोजन में देखेंगे 7 नाइट्रोजन 14, 7 नाइट्रोजन 15, तो ये क्या हो गया इसका आइसोटोप्स एक दूसरे का, ठीक है। आइसोटोप्स का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, ऐसे तो यूज़ बहुत जगह है। जैसे हम लोग निकालते हैं ना एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो उसमें आइसोटोप का जरूरत पड़ता है, जैसे कार्बन का ही, ठीक है ना। कार्बन का एटॉमिक मास हम लोग क्या बताते हैं 12.0, ठीक है, 011 करके नियरली 17 भी होता है, 00107 के आसपास होता है, ठीक है ना, यानी नियरली 12.011 होता है। तो ये जो है ना हम लोग मान लेते हैं 12 ही होता है, लेकिन 12 ही ऐसे नहीं मानते हैं, ठीक है ना। ये बेसिस होता है इसका कि C12 का परसेंटेज इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा है और ये दोनों का बहुत कम है। C14 का तो नहीं के बराबर है, लेकिन है परसेंटेज है, लेकिन नहीं बहुत कम है, बहुत ही कम। तो उसके बेसिस पे इसके ना ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए 12 ही जो है ना, इतना आंसर भी आता है तो 12 ही मान लेते हैं। इसे तो बेसिक मोल में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोटोप का हम लोग यूज़ करके उसका एवरेज एटॉमिक मास जो है ना बताते हैं। नेक्स्ट आते हैं आइसोबार्स, तो आइसोबार्स में क्या होता है ना, इस केस में क्या हो गया, मास नंबर सेम होना चाहिए,
वैसा एटम्स जिसका मास नंबर सेम हो बट एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे इसमें फास्फोरस है तो इसका एटॉमिक नंबर 15, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, तो ये दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है बट मास नंबर क्या है, सेम है। तो मास नंबर अगर सेम हो जाए, एटॉमिक नंबर अलग अलग रहे, तो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, आइसोबार्स। दोनों एक दूसरे का कहलाएगा आइसोबार्स। इस केस में भी अगर हम लोग देखेंगे तो जो है ना 6C14 और 7N14 है, कार्बन नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि इसका जो है ना एटॉमिक मास नंबर है 14, तो मास नंबर सेम हो गया बट एटॉमिक नंबर अलग अलग हो गया, तो ये दोनों भी क्या हो गया, एक दूसरे का आइसोबार्स हो गया। ठीक है ना, ये दोनों भी एक दूसरे का क्या हो गया, आइसोबार्स। नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं आइसोटोन्स में। ठीक है, थर्ड में हम लोग आते हैं आइसोटोन्स में। आइसोटोन्स क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो आइसोटोन्स क्या होता है, वैसा एटम्स जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो जाए बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग रहे। ठीक है, आइसोटोन्स उसका बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो जाए बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो रहे अलग अलग हो जाए। जैसे इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 6, इस केस में 8, इस केस में 7, तो सब अलग अलग है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो जाए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम लोग कैसे बताते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है, ठीक है ना, किसी भी एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो निकालते हैं क्या होता है, मास नंबर। ठीक है ना, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, यही तो होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। जैसे इस केस में 12 क्या है, मास नंबर, और 6 क्या है, एटॉमिक नंबर। तो इस केस में इसका न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6 यानी 6 न्यूट्रॉन। यानी इस केस में 6 प्रोटॉन हो गया और 6 क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। तो इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो न्यूट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। प्रोटॉन तो क्या है, अलग अलग है ही, तो न्यूट्रॉन यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन यहाँ पे क्या है, कितना है, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, बस हम लोग यही करना है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो इस केस में कितना हो जाएगा, 14 माइनस 6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 8 न्यूट्रॉन है यहाँ पे। इस केस में अगर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 16 माइनस 8 यानी ये भी 8। इस केस में अगर हम लोग करेंगे तो 15 माइनस 7 ये भी कितना, 8। तो सब केस में क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, 8 है, इसमें भी 8, इसमें भी 8 और इसमें भी 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो गया, प्रोटॉन अलग अलग है, तो ये तीनों एक दूसरे का मतलब सब एक दूसरे का क्या कहलाएगा, आइसोटोन्स कहलाएगा। ठीक है, यानी ये इसका आइसोटोन्स है, ये इसका आइसोटोन्स है, ये इसका आइसोटोन है, मतलब सब एक दूसरे का आइसोटोन्स है। तो आइसोटोप्स क्या था, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। आइसोबार्स क्या था, एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर सेम। आइसोटोन्स क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम बट जो है ना एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम लगाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बराबर जो है ना क्वेश्चन पूछते रहता है, बहुत पहले से पूछ रहा है, इवन एडवांस में ही पूछ चुका है। इस पर बहुत आसान सा क्वेश्चन बनता है, इस पर वैसा कुछ टिपिकल नहीं बनता है, लेकिन फिर भी एडवांस वाला भी पूछ लेता है। ठीक है ना, मेंस में भी रहता है, नीट में भी रहता है, सब जगह इस पर क्वेश्चन आपको मोर और लेस पूछ ही रहता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बहुत आसान सा है, मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे करीब करीब बनना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी आइडिया है तो ये चीज़ें बना सकता है। हालांकि बहुत लोग गलत भी कर देते हैं, लेकिन इसमें गलत होने वाला कुछ ऐसा है ही नहीं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक उसको बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना सेम हो जाए। एटम, मॉलिक्यूल, आयन। ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, जिसमें देखिए पहले हम बात कर रहे थे एटम्स का सिर्फ ऊपर तक, इसमें बात कर रहे हैं एटम, मॉलिक्यूल, आयन, जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। एटम, मॉलिक्यूल, आयन, जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो सेम हो जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे अगर नाइट्रोजन में देखेंगे तो नाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करते हैं N2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7। ठीक है, इस पे तो कोई चार्ज है नहीं, तो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन है। 9th में पढ़ना था, 9th 10th में चीज़। तो 7 एटॉमिक नंबर है तो 7 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के लिए कितना होगा, ठीक है ना, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे N2 में तो कितना आएगा, 14 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। और सही अगर CO की बात करेंगे तो CO में क्या है मेरे पास,
कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन भी, तो 6 इलेक्ट्रॉन और प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना हो जाएगा इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, Cn माइनस की बात करेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन भी, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन भी, और प्लस एक माइनस है ना, तो जब भी माइनस लिखा रहेगा मतलब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है ना, जब भी माइनस लिखा रहेगा तो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया, तो प्लस 1, ठीक है ना, ये 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब भी माइनस लिखा हुआ है तो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया, जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल HCl। ठीक है, HCl जो है, जैसे यहाँ पे क्या है ना, क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है। ठीक है, क्लोरीन के बीच है ना, इसमें क्या होता है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 4 6 7, और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देता है, शेयरिंग करता है, तो इसका 8 हो गया, इसका भी 2 हो गया। तो इस केस में क्या हुआ ना कि हाइड्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन था ये तो क्लोरीन ही का था। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था ना, तो ये क्लोरीन पे जो है ना, ये माइनस जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन के कारण जो हाइड्रोजन का था। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया क्लोरीन पे ना एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, इसलिए इस पे माइनस। तो वैसे ही Cn जो है, Cn पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, इसलिए इस पे माइनस, तो ये कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी जो है ना 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस केस में भी 14 इलेक्ट्रॉन, इस केस में भी 14 इलेक्ट्रॉन, इस केस में भी 14 इलेक्ट्रॉन, तो सब में क्या हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन सेम हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन सेम हो गया, तो ये सब एक दूसरे का आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, यानी ये इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना, ये इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, सब एक दूसरे का आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, तो कोई भी एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी देगा ना, तो बस हमको क्या करना है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बार निकाल लिए तो हम क्या हो जाएगा, आसानी से हम लोग बता सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन सेम आ गया तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। सिंपली इसको इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है ना, इसकी हम लोग बात करें आइसोडाइफर्स। तो आइसोडाइफर्स क्या होता है, उसको हम लोग समझते हैं, उसके बाद देख लिया आइसोमर्स देखेंगे, फिर आइसोस्टर्स देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं, आइसोडाइफर्स क्या होता है, किसी को आइडिया? क्लास रहता है तो वहाँ पे इंटरेक्शन होता है अच्छे से, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मजा आता है। कोई बात नहीं, अभी तो जो इशू है उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइसोडाइफर्स क्या होता है, आइसोडाइफर्स क्या होता है, वो ऐसा एटम्स जिसमें, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस, ठीक है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आइसोडाइफर्स उसको बोलेंगे, जैसे ये दोनों में अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो गया तो दोनों एक दूसरे का आइसोडाइफर हो जाएगा। तो हम लोग को चेक करना है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होगा कि नहीं, और वो निकालना पड़ेगा। तो अगर हम लोग जो है ना इसकी बात करेंगे 6C12 की, तो इसमें क्या है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। उसमें क्या है, तो सबसे पहले न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो मास नंबर 12 - 6 ये 6 हो जाएगा।